بسم الله الرحمن الرحيم. Everyone will be fine. Today we'll discuss Chemistry Class 11 Federal Board Chapter Number 1 Stoichiometry Exercise Questions. In this video, we will discuss Question 3 to Question 8. Move to Question 3 Part A. What is Avogadro's number? Give examples. How will you explain moles with the help of Avogadro's number? सबसे पहले हमने बताना है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है, फिर हमने उसकी एग्जांपल देनी है और हमने बताना है कि हम एवोगैड्रोस नंबर की हेल्प से कैसे नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? Avogadro's number is defined as the number of elementary particles, molecules, atoms, etc. per mole of a substance. एवोगैड्रोस नंबर किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या एटम जो कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो नंबर यूज होता है वो होता है एवोगैड्रोस नंबर। एग्जांपल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर है तो उसके अंदर एटम्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। अगर 1 मोल ऑफ वाटर है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। Now, moles with the help of Avogadro's number हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? 1 mole of any gas at STP contains 6.02 into 10⁻23 molecules. Now, question 3, part B. The liquid CHBr3 has a density of 2.89 gram per dm cube. What volume of this liquid should be measured to contain a total of 4.8 into 10⁻24 molecules of CHBr3? अब यहाँ पे क्या हमें डेंसिटी दी हुई है CHBr3 की और हमसे पूछा गया है कि वॉल्यूम उस लिक्विड का कितना होगा अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने हैं? 4.8 into 10⁻24। नाउ मोलर मास ऑफ CHBr3 क्या होता है? 12 plus 1 plus 3 into 80 and that will be equal to 253 gram per mole. Now 1 mole of CHBr3 अगर है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं? 6.02 into 10⁻23। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है अगर हमारे पास मोल्स प्रेजेंट है तो वो क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10⁻23। तो 4.8 into 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10⁻23 करेंगे तो हमारे पास कितने मोल्स आएंगे? 7.9 मोल्स। अब यहाँ पे क्या है? ये जो 4.8 into 10⁻24 है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है और 6.02 into 10⁻23 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब साइड चेंज होगी तो डिवाइड होगा। तो जब हम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आएंगे? 7.9 मोल्स। नाउ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CHBr3। अब हमने क्या किया है? मोल्स तो निकाल लिए, अब हमें चाहिए मास। तो मोल्स 7.9 into 253 इक्वल टू मास। अब 253 क्या है यहाँ पे? ये है मोलर मास ऑफ CHBr3। तो जब हम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे 7.9 into 253 तो हमारे पास मास आएगा 2000 ग्राम। नाउ जो डेंसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब हमें मास भी आ गया हमारे पास, तो जब हम करेंगे 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.89 ग्राम पर dm क्यूब तो हमारे पास जो है वॉल्यूम वो आ जाएगा 692 dm क्यूब। Now question 4 part A. Differentiate between theoretical yield and actual yield. How will you explain percentage yield of a substance? हमने बताना है कि actual yield और theoretical yield में क्या difference है और हम percentage yield of a substance को कैसे explain कर सकते हैं। तो theoretical yield क्या होती है जी? कि theoretical yield is what you calculate the yield will be using the balanced chemical reaction. जो हम केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है उससे जो हम ऑन पेपर मास फाइंड आउट करते हैं
फॉर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट्स वो होता है थ्योरेटिकल यील्ड। जबकि एक्चुअल यील्ड क्या है जी? एक्चुअल यील्ड इज व्हाट यू एक्चुअली गेट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास एक्चुअली जब हम रिएक्शन को रन करते हैं तो जो हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट अचीव होता है वो क्या होता है? एक्चुअल यील्ड। नाउ परसेंटेज यील्ड क्या होता है जी? परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. Now question 4 part B. The following reaction never goes to completion, therefore less amount of ammonia NH3 is obtained than expected theoretically. वो कह रहे हैं कि जो अमोनिया का रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है वो ऑब्टेन्ड होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास थियोरेटिकल आई है। जो रिएक्शन अमोनिया का वो क्या है? N2+3H2 will get converted into NH3. Now 42 gram of hydrogen produces 120.2 gram of ammonia. Calculate the percentage yield of NH3. अब क्या है? हमारे पास 42 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है और उससे कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है? 120.2 ग्राम। अब हमसे कहा गया कि उसकी परसेंटेज यील्ड क्या है वो हमने बतानी है। नाउ मोलर मास ऑफ अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? 14 + 3 × 1 = 17 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 2 ग्राम पर मोल। और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब हमने फाइंड करना है तो हमने क्या करना है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास गिवन है 42 और मोलर मास है 2, तो जब हम 42 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे यानी कि ये वाली कैलकुलेशन करेंगे 42 डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास आ जाएगा 21 मोल। नाउ 3 मोल्स इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो हमारे पास अमोनिया क्या आ रहे हैं? 2 मोल। तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और 21 मोल जो हमारे पास आए हैं हाइड्रोजन के, जब हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 21 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमारे पास जो अमोनिया के मोल्स हैं वो हैंगे 14 मोल्स ऑफ अमोनिया। नाउ मास ऑफ अमोनिया जब हमने कैलकुलेट करना है तो मोल्स हमने निकालने हैं 14 मोल्स और मोलर मास अमोनिया का है 17। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास यानी कि 14 × 17 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 238 ग्राम। अब ये क्या है हमारे पास? ये आई है थ्योरेटिकल यील्ड, जबकि एक्चुअल जो हमारे पास गिवन है वो है 120.2 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड के लिए क्या होगा? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। 120.2 डिवाइडेड बाय 238 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 50.5%. Now question 5 part A. What do you know about percentage composition? How will you determine the percentage of each element in a substance? परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है और जब हमने किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं उसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी परसेंटेज कंपोजिशन। इट कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट कितनी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है उसकी कैलकुलेशन को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। The sum of percentages of all element in a substance must be equal to 100. और जब हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है हर एलिमेंट की अलग-अलग, तो जब हमने उनको सम करना है तो जो उनका सम है वो मस्ट बी इक्वल टू 100 होना चाहिए फॉर आवर करेक्ट कैलकुलेशंस। जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन का वो है जी परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट कितनी है मास के अंदर प्रेजेंट है यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है वो, और उसका मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है वो हमारे पास होना चाहिए। तो जब हम करेंगे मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट आ जाएगी। Now question 5 part B. Glucose is most important nutrient in the cell for generating chemical potential energy. Calculate the mass percentage of each element in glucose. अब ग्लूकोज 3 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो हमने इनकी अलग-अलग से परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करके दिखानी है। नाउ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हमने क्या करना है, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाय 100, और मास ऑफ कार्बन कितना है 6 × 12 मींस 72 ग्राम, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है 180 ग्राम पर मोल, तो 72 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी 40%। नाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए सिमिलर अप्रोच है, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन है 12 और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है 180, तो 12 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 6.67%। नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या है 96 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी 53.3%। अब जो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, अब हमने देखना है कि ये सही है या नहीं, तो इसकी चेकिंग के लिए क्या है कि हमने तीनों को सम करना है और उनका सम जो है इक्वल टू 100 आना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 40 प्लस 6.667 प्लस 53.3 इक्वल टू 100। तो इसका मतलब है जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सही हैं। We will move to question 6 part A. How will you calculate the theoretical yield and percentage yield in a balanced chemical equation? हम theoretical yield और percentage yield को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके स्टेप्स क्या हैं वो हमने बताना है। Steps for calculating theoretical yield. Step 1 क्या है, check to see if your chemical equations are balanced. जो हमने पहली चीज करनी है वो हमने ये देखनी है कि जब हमने theoretical yield को कैलकुलेट करना है तो हमने देखना है कि जो हमारे पास अवेलेबल केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं, अगर नहीं है तो हम उनको बैलेंस करेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट द मोल रेशियोज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। फिर हमने क्या करना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की मोल रेशियोज कैलकुलेट करनी है। फिर हमने क्या करना है, थ्योरेटिकल जूल ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। टू कन्वर्ट ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज द मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट। जब हमने रिएक्टेंट के ग्राम को मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट को यूज करना है। और जब हमने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, यूज द मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर जो तीसरी बात है वो क्या है जी, टू कन्वर्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट यूज द मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। जब हमने प्रोडक्ट के मोल्स को ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट को यूज करना है। नाउ परसेंटेज यील्ड कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे और एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल होगी और हम इन दोनों की रेशियो लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। Now question 6 part B. A small piece of pure aluminium metal having a volume of 2.50 cm cube is reacted with excess of HCl. What is the weight of H2 liberated? The density of aluminium is 2.70 gram per cm cube. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम हमें दिया हुआ है 2.50 cm क्यूब और जो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है वो भी गिवन है 2.70 ग्राम पर cm क्यूब। अब हमसे पूछा गया है कि H2 का कितना वेट लिबरेट होगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो जो इक्वेशन है वो क्या है, Al plus HCl will get converted into aluminium chloride AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 मोल्स हैं, HCl के 6 मोल्स हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। Now mass of aluminium can be calculated, density equal to mass divided by volume। तो mass जब हमने कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी हमारे पास गिवन है 2.70 ग्राम पर cm क्यूब और वॉल्यूम भी गिवन है 2.50 cm क्यूब। तो जब हम करेंगे 2.70 मल्टीप्लाई बाय 2.50 तो हमारे पास आ जाएगा 6.75
CM क्यूब प्लस EM क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पीछे बचेगा ग्राम, तो मैस आ जाएगा एल्यूमिनियम का 6.75 ग्राम। नाउ नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस हमारे पास आ गया है 6.75 ग्राम और मोलर मैस हमें पता है एल्यूमिनियम का 27, तो जब हम करेंगे 6.75 डिवाइडेड बाय 27 तो हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.25 मोल्स। तो फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम क्या पता लगा सकते हैं, जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, 3/2 हो जाएगा और 0.25 के लिए जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी 3/2 इंटू 0.25 और हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.375 मोल्स ऑफ H2। नाउ द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो मास के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास जब हमने कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स हमारे पास है 0.375 और मोलर मास है हमारे पास 2 ग्राम। तो जब हम करेंगे 0.375 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास मास आ जाएगा 0.75 ग्राम। Question 7. How much silver chloride will be formed by mixing 120 gram of silver nitrate with a solution of 52.0 gram of NaCl? सिल्वर क्लोराइड का हमारे पास कितना मैस आएगा जब हम उसको 120.0 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद अ सॉल्यूशन ऑफ 52.0 ग्राम ऑफ NaCl के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का, तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड कितना आएगा वो हमने बताना है। जो रिएक्शन है वो क्या है, AgNO3 प्लस NaCl विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3। मोलर मास ऑफ AgNO3 कितना होगा, 108 फॉर Ag यानी कि सिल्वर प्लस 14 फॉर नाइट्रोजन एंड 16 फॉर ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 है तो 3 इंटू 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। नाउ नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास जो है हमारे पास वो गिवन है 120.0 ग्राम और मोलर मास आया हमारे पास 170। तो जब हम करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 170 तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.71 मोल्स। नाउ फ्रॉम द रिएक्शन अगर हमारे पास 1 मोल है AgNO3 का तो 1 मोल प्रोड्यूस्ड हो रहा है AgCl का। तो जब 0.71 मोल्स होंगे तो हमारे पास AgCl भी 0.71 मोल्स ही प्रोड्यूस्ड होंगे। नाउ मोलर मास ऑफ NaCl होता है 58.5 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl आ जाएंगे, मास हमारे पास गिवन है 52 को हम डिवाइड करेंगे 58.5 के साथ तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.89। नाउ 1 मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ AgCl। तो जब हमारे पास 0.89 मोल्स ऑफ NaCl होंगे तो AgCl भी 0.89 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो अब AgNO3 और NaCl में से क्योंकि AgNO3 जो है वो लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो इसकी वजह से AgCl क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो मोलर मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड होता है 143.5 ग्राम पर मोल। अब हमने मास कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोल्स जो है इसके अंदर हम ये प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोड्यूस्ड होंगे, यानी कि कम जो मोल्स प्रोडक्ट के प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो हमने एंटर करने हैं। तो मास इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स की जगह हम लिखेंगे 0.71 और मोलर मास है 143.5। तो 0.71 इंटू 143.5 हमारे पास मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा 102 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which contains more atoms 1 mole of Fe और 1 mole of H2, justify your statement। अब हमसे पूछा गया है कि किस स्पीशीज के अंदर जो है वो ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे
1 मोल ऑफ आयरन या 1 मोल ऑफ H2। अब यहाँ पे आयरन क्या है, वो सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में है और H2 जब क्या है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो हमने अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। The hydrogen exists as diatomic molecule as H2 and iron exists as monoatomic molecule as Fe। ठीक, 1 mole of H2 equal to 2 moles of H atom। जब H2 as diatomic molecule है तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर 2 moles of H atom present है। Now 1 mole of H2 के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 2 into 6.0 2 into 10 raised to power 23 यानी कि 1.204 into 10 raised to power 24 मॉलिक्यूल्स। नाउ 1 मोल ऑफ आयरन अगर है तो वो क्या है, वो सिंगल ही है, तो 1 into 6.02 into 10 raised to power 23। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1.602 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल। So 1 mole of H2 has more atoms और वो डबल है as compared to iron। So that's all about exercise questions of chapter number 1। Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.